अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपके पास आज चैप्टर नंबर 18 के लास्ट के जो टू टॉपिक्स है, जिसमें एक एक्सरे और दूसरा आपके पास लेजर। उसके बाद ये हमारा चैप्टर नंबर 18 खत्म हो जाएगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सरे के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि एक्सरे क्या होती है और इसको किसने डिस्कवर किया था और किस सन के अंदर इसको डिस्कवर किया था। ये चीजें आपको मैं बता देना चाहता हूँ। एक्सरे, जिसको हम दूसरे लफ्जों में नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड अननोन अननोन रेस, या फिर हम इसे इसको हम नाम देते हैं रॉन्जन रेस का भी नाम देते हैं। इसको एक्सरे को 1895 या 96 के अंदर विलियम के रॉन्जन ने डिस्कवर किया था। एक्सरे बेसिकली आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। एक्सरे आपके पास इसकी जो वेवलेंथ है, एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो आपके पास वेव लेस देन अल्ट्रा वायलेट एंड ग्रेटर देन गामा रेज। मतलब अगर वेवलेंथ के हिसाब से देखें तो एक्सरे की वेवलेंथ आपके पास छोटी होती है किसके मुकाबले में, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के मुकाबले में, और बड़ी होती है किससे, गामा रेज। आपके पास जो रेंज जो आपके पास है अल्फा एक्सरे की, वो आपके पास 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर तक आपके पास गिवन है। एक्सरे नेवर शोज डिफ्लेक्शन, कभी भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कराती इन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। एक्सरे की कभी भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कभी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट नहीं होती। एक्सरे जब भी ट्रेवल करती है, इसकी जो स्पीड है मूव इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। जब ये याद रखना, ये मूव करती है इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ये आपके पास कैन पेनिट्रेट थ्रू फ्लैश, कैन नॉट पास थ्रू बोन्स। ये तो हमारे पास एक्सरे के कुछ पॉइंट्स आपके सामने आ गए, और आपकी बुक में एक्सरे की जो एनर्जी दी गई है, एनर्जी ऑफ एक्सरे 1 to 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके पास एनर्जी है एक्सरे की। डेफिनेशन अगर देखें कि आपके पास when highly accelerated, highly energetic electrons are bombarded on the टारगेट मटेरियल, जिसे हम एनोड कहते हैं, देन हाई एनर्जी radiations are produced called X-ray।
इसका मकसद ये है कि जब हम हाई एनर्जी रेडिएशन को हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कराते हैं आपके पास एनोड मटेरियल पे या टारगेट मटेरियल पे, तो हाई एनर्जी रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। आप इसे यूं कह सकते हैं कि ये आपके पास टारगेट मटेरियल है और ये आपके पास फिलामेंट है। इस फिलामेंट को यूज किया जाता है ताकि कैथोड को बर्न कर सके। कैथोड को बर्न करने के लिए हम जो फिलामेंट यूज करते हैं उसके साथ एक बैटरी अटैच करते हैं जो लो वोल्टेज पे, ये आपके पास सोर्स 1 है। उसके बाद एनोड और कैथोड के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करते हैं जिसको हाई टेंशन सोर्स से कनेक्ट किया जाता है। हाई टेंशन सोर्स जिसका वोल्टेज क्या होता है, हाई होता है। हाई टेंशन सोर्स तकरीबन 10 किलो वोल्ट टू 50 किलो वोल्ट तक इसको वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है। ये जो भी प्रोसेस हो रहा है एक ट्यूब के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है जो अवेक्यूएटेड ट्यूब है। जब हम इस कैथोड को बर्न करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक करते हैं एनोड मटेरियल पे। एनोड मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसका एटॉमिक नंबर बहुत हाई होता है, जैसे कि टंगस्टन, मोलिब्डेनम, ऐसे मटेरियल जिसका एटॉमिक नंबर हाई होता है, इसके उस वजह से उसका एटॉमिक जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है। जब इलेक्ट्रॉन इससे टकराते हैं तो इसमें से हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस निकलती हैं, उसको रेडिएशन को नाम हम देते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सरे। ये जो एक्सरे हमारे पास आती है उसके लिए हमें डील करना पड़ता है एक्सरे स्पेक्ट्रा को। आपकी बुक में एक्सरे के दो स्पेक्ट्रम गिवन है, एक को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और दूसरा आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रा जिसे हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं इस एटम से, ये आपके पास एनोड मटेरियल का जो एटम है वो आपके पास यहां मौजूद है। इस हिसाब से जो सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस पे एनोड मटेरियल से इलेक्ट्रॉन टकराने के लिए आ रहा है। जब ये सामने आने की कोशिश करता है तो इस दौरान इसमें से रेडिएशन निकलती है। ये पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर जब इलेक्ट्रॉन इस एटम के करीब आता है तो इसका हाई एटॉमिक नंबर होने की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत ज्यादा होती है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसको रिपेल करने की कोशिश करते हैं। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन इस जगह लिखा हुआ है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पर रिपेल होकर अपने अंदर से रेडिएशन रिलीज करता है, इस अमल को ब्रैमस्टॉलिंग कहते हैं। ब्रैमस्टॉलिंग मकसद ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन, यहां से ये रेडिएशन निकल रही है। जब इसके स्पेक्ट्रा को देखा गया तो इसमें से जो इसका स्पेक्ट्रम बन रहा है, ये टंगस्टन का जो स्पेक्ट्रम है, कहते हैं कि यहां पर जो वाई एक्सिस है वो जाहिर करता है इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे और जो एक्स एक्सिस जाहिर करता है वेवलेंथ को। अगर आप 50 किलो वोल्ट पे, अगर इलेक्ट्रॉन 50 किलो वोल्ट पे आ रहा है तो इसमें से एक्सरे रेडिएशन बहुत ज्यादा पैदा होगी और ये जो एक्सरे रेडिएशन बन रही है इसे हम कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ रेडिएशन कहते हैं। और ये ग्राफ आपके पास कंटिन्यूअस फॉर्म में गिवन है। इसका मकसद है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हो एक्सरे की तो आपको क्या चीज बढ़ानी होगी, वोल्टेज। तो एमसीक्यूज में आपसे पूछेंगे कि जो आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, याद रखना किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स
अपॉन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को यह बताना लाजमी है कि जो एक्सरे स्पेक्ट्रम, जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपके पास आता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में हमेशा जो रेडिएशन निकलती है, जो एक्सरे रेडिएशन निकलती है, ये डिपेंड करती है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के ऊपर। एक इक्वेशन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पे बताई गई है, जैसे जैसे हम वोल्टेज कम करेंगे, जैसे हम वोल्टेज कम करेंगे 52 लेकर आएंगे हमारे पास 40 किलो वोल्ट पे, तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास एक्सरे की इंटेंसिटी कितनी कम हो चुकी है। इसी तरीके से अगर मैं और इसमें कम कर दूं तो आपके सामने यूं ऑब्जर्व होगा कि जैसे आप 30 किलो वोल्ट पे आएंगे तो आपके पास इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। इसका मकसद है कि अगर आप इसमें जैसे जैसे वोल्टेज को कम करते जाएंगे तो एक्सरे की इंटेंसिटी की जो पीक है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि एक्सरे स्पेक्ट्रम जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है वो डिपेंड करता है किस चीज पे, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पर डिपेंड। ये पॉइंट याद रखना, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। ये चीज आपको बताई जा रही है कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे। अब आपके बुक में एक इक्वेशन लिखी हुई है जिसपे बना हुआ है फास्ट इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है जाके स्ट्राइक करता है एटम से, और ये फास्ट इलेक्ट्रॉन स्लो इलेक्ट्रॉन हो जाता है। एटम आपके पास मौजूद है, बट जो स्लो, फास्ट वाला इलेक्ट्रॉन स्लो हुआ है तो इसका मतलब है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है, काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है। वही काइनेटिक एनर्जी अपेयर होती है एक्सरे फोटोन। ये पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फास्ट इलेक्ट्रॉन जाके एटम से स्ट्राइक करता है और वो स्लो इलेक्ट्रॉन हो जाता है, वही एटम आपके सामने पर अब लास्ट में जो आपको मिलेगा वो एक्सरे मिलेगा। ये आपके पास एक्सरे रेडिएशन। याद रखना ये पॉइंट, ये कई दफा आपके पास टेस्ट में आ चुका है ये वाला पॉइंट। अगर आपसे कोई पूछे एक्सरे के बारे में तो ये वाला एमसीक्यू इंजीनियरिंग में कई दफा रिपीट हुआ है। द reverse process of photoelectric effect, the reverse process of photoelectric effect is called X-ray। ये आपको पास पेपर के अंदर कई दफा मिलेगा एमसीक्यू के एक्सरे का जो रिवर्स प्रोसेस होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो रिवर्स प्रोसेस है ये आपके पास एक्सरे कहलाएगा। ये कई दफा आपके पास सवाल आया है टेस्ट के अंदर जो मैंने आपके सामने शो किया है। तो ये चीज याद रखना कि ये हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बाद जो दूसरा हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स या लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। आपके पास इंजीनियरिंग के अंदर जो बताया जाता है कि ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके पास, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ टारगेट मटेरियल। ये नेचर ऑफ टारगेट मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर आपसे पूछे कि जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो नेचर ऑफ डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ टारगेट मटेरियल, इसमें होता क्या है, इसमें इनर शेल ट्रांजिशन होती है। इनर शेल ट्रांजिशन, इनर शेल ट्रांजिशन कैसे, जरा ये समझे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर आना शुरू करता है तो याद रखना शुरू में तो ये रिपेल होता है, शुरू में ये रिपेल होता है। जब ये एटम के अंदर आ जाता है तो जो न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, एटॉमिक नंबर हाई होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन आपके सामने यहां पर मूव करता हुआ है, यहां से जैसे आएगा तो ये अपनी ट्रेजेक्ट्री को, अपने पाथ को चेंज कर लेगा और ये बिल्कुल न्यूक्लियस के पास से गुजरता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हमेशा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसकी ट्रेजेक्ट्री चेंज हो जाती है, तो ये न्यूक्लियस के पास वाले शेल से जाके गुजरता है, और जब ये न्यूक्लियस के पास वाले शेल से जाके गुजरता है तो फिर इनमें से इलेक्ट्रॉन जो के शेल, एल शेल पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जंप करके के को छोड़कर कहां चले जाते हैं, एल पे चले जाते हैं, या के को छोड़कर एम पे चले जाते हैं। याद रखना यहां पर के शेल के जो इलेक्ट्रॉन जो एल पे चले गए, एम पे चले गए,
ये जो इलेक्ट्रॉन, जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिशन करके के शेल को छोड़कर एन या एम पे या एन पे चले जाते हैं, फिर जब ये रिटर्न होते हैं अपने ग्राउंड स्टेट को फिल करने के लिए, के वाले शेल एल वाले शेल से रिटर्न होकर या एम वाले शेल से रिटर्न होते हैं, तो याद रखना इसमें से रेडिएशन बाहर निकलती है ड्यू टू ट्रांजिशन। अगर ये एल से के पे ट्रांजिशन कर रहा है तो वहां पर के अल्फा की सीरीज बनती है, और अगर एम से के पे ट्रांजिशन कर रहा है तो इसे के बीटा की सीरीज कहते हैं। याद रखना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब बिल्कुल अंदर जाकर के शेल के पास से या एल शेल के पास से मूव करता है और उसको इलेक्ट्रॉन को जंप करा दे, जब वही इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट को फिल करता है, अगर एल से आने वाला इलेक्ट्रॉन के को फिल करता है तो जो सीरीज बनती है के अल्फा, अगर एम से आने वाला इलेक्ट्रॉन के को फिल करता है तो के बीटा, और अगर एन से आने वाला इलेक्ट्रॉन के को फिल करता है तो याद रखना से कहते हैं के गामा। ये ट्रांजिशन बताई जाती है। तो आपसे पूछेंगे कि के अल्फा एक्सरे में जो इनर शेल ट्रांजिशन होती है उसमें आपको के अल्फा सीरीज मिल रही है, तो आप कह सकते हो के अल्फा सीरीज मिल रही है तो वो एल से के पे ट्रांजिशन उसने की है। अगर मैं यूं कहूं कि उसने आकर एल से एम से के पे ट्रांजिशन किए तो कौन सी सीरीज बनेगी, के बीटा। तो स्टूडेंट्स को ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जब जाता है ड्यू टू पॉजिटिव फील्ड, इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाती है और जाकर इनर इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन कराता है। जब वो ट्रांजिशन करता है के को छोड़कर एल पे चला जाए, के को छोड़कर एम पे चला जाए, के को छोड़कर एन पे चला जाए, जब ये वापस रिटर्न करते हैं तो तब उस वक्त आपको लाइंस या पीक्स मिलेंगी। अगर उसका ग्राफ देखना चाहते हैं तो आपके पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम का ग्राफ देखना चाहते हैं तो इसका जो ग्राफ या उसकी जो पीक बनती है, ये बता देना चाहता हूं उसकी पीक आपके पास कुछ इस तरह से, ये आपके पास पीक्स बनती है। इस पीक को हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड के अल्फा, के बीटा, और के गामा बिल्कुल इतनी छोटी है तो वो बनती नहीं यहां पर। तो आपके सामने इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट जरा ये सुनना, जब ये पीक्स आपके सामने बनेगी तो के अल्फा इस तरफ, के बीटा इस तरफ, के गामा इस तरफ, तो ये सीक्वेंस इस तरह से बनेगी। ये जो स्पाइक है, शायद आपने केमिस्ट्री में मोजले या इस तरह से किसी का ग्राफ आपने पढ़ा था, तो उसने 39 एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के बिहाफ पर उसने निकाले थे और उसने पीक्स पे रखे गए थे। तो वो इसी तरह से उसकी पीक के हिसाब से बताया जाता है कि एक्स, यही कॉन्सेप्ट को यूज करके जो आपके पास डिफरेंट एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर या उस नेचर ऑफ मटेरियल के हिसाब से मिले थे, वो ये हमारे पास है। तो आप लोग इसे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ पॉइंट्स है जिसे आप याद कर सकते हैं, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है, ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ टारगेट मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसमें अगर आपसे पूछें कि अल्फा सीरीज क्या होती है, कि बीटा सीरीज क्या होती है, ये आपको बताना होगा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और आपके पास क्या है दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक। ये आपके पास एक्सरे का टॉपिक है जो मैंने आपको बताया। अब और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसे हम नाम देते हैं लेजर। आपके सामने जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है इसमें से आपके पास ज्यादा एमसीक्यूज नहीं निकलते, सिर्फ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है आपके पास, और ये कुछ पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। अब आते हैं लेजर की तरफ। लेजर क्या है? लेजर एक लाइट जिसे हम कह सकते हैं, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, ये बता देना चाहता हूं, ऑप्टिकल डिवाइस that is that produce highly intense highly coherent beam of monochromatic light। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लेजर लाइट एक ऐसी लाइट है जो नॉर्मल लाइट से बिल्कुल अलग है, नॉर्मल लाइट से अलग है। ये आपके पास एक हाईली इंटेंस बीम पैदा कर सकती है या हाईली कोहेरेंट बीम पैदा कर सकती है जो एक ही कलर, मोनोक्रोमेटिक का मतलब है एक ही कलर की हो, इसे हम नाम देते हैं लेजर। लेजर वर्ड अगर देखा जाए तो ये आपके टेस्ट में कई दफा ये सवाल आया है, आपसे पूछ भी सकते हैं कि लेजर आपके पास क्या है।
आप लेजर को डिफाइन कर सकते हैं। तो लेजर आपके पास, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म हम ये डिफाइन कर सकते हैं, लेजर आपके पास लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय stimulated emission of रेडिएशन। ये लफ्ज आपको बता देना चाहता हूं कि लेजर बेसिकली ये कुछ लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। इसकी फुल फॉर्म अगर आप देखें तो लाइट एल एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशन, ये होता है आपके पास लेजर। लेजर की अगर हम प्रॉपर्टीज को देखें तो अगर लेजर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाए तो लेजर की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आप इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हो। नंबर वन, लेजर आपके पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। लेजर आपको जब भी मिलेगी उसके अंदर एक सिंगल कलर होगा या सिंगल वेवलेंथ। ये आपके पास पॉलीक्रोमेटिक लाइट नहीं हो सकती, इसे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहेंगे। ये आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट है। दूसरी बात, ये आपके पास हाईली कोहेरेंट बीम कहलाती है। हाईली कोहेरेंट का मकसद है कि इसमें जितने भी वेव फ्रंट्स होंगे, जितने भी लेजर लाइट के वेव फ्रंट्स होंगे, सारे के सारे इन फेस होंगे या एक ही फेस में होंगे, उसे हम हाईली कोहेरेंट कहते हैं। थर्ड, ये आपके पास अगर देखा जाए तो ये एक हाईली इंटेंस लाइट है, एक नॉर्मल इनकैंडेंस बल्ब के थ्रू। इसे हाईली इंटेंस लाइट भी कहते हैं, हाईली इंटेंस। ये आपके पास देखा जाए तो ये हाईली डायरेक्शनल भी होती है, ये हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है और वेल कॉलिमेटेड होती है। तो ये हमारे पास कुछ लेजर लाइट की प्रॉपर्टीज है जो आपको बताई जा रही है। अगर आप लेजर लाइट की प्रॉपर्टीज के बाद अगर आप इसकी एप्लीकेशन देखें, लेजर लाइट को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, अभी इसको वाइडली यूज किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो एक जैसा कि हम कह सकते हैं, ये आपके पास होलोग्राम के थ्रू पर, होलोग्राम बेसिकली आपके पास 3D इमेज बनाने के लिए यूज किया जाता है। 3D इमेज, होलोग्राम बेसिकली आपका 3D इमेज बनाया जाता है। उससे आप इसे मेडिकल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। मेडिकल यूज के अंदर आप देखें तो इसके लिए आप कह सकते हो सर्जरी की जा रही है आज इससे अगर देखा जाए तो किडनी स्टोन, ब्रेकिंग किडनी स्टोन, स्प्लिटिंग द किडनी स्टोन, इसको इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी यूज किया जाता है। इसको इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज किया जाता है और भी इसकी कई एग्जाम्पल है। आपकी बुक में अगर न्यूक्लियर फ्यूजन को इंड्यूस करना है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को स्टार्ट कराना है, तो उसमें भी हम लेजर लाइट को ही यूज करते हैं। ये हमारे पास एप्लीकेशन है लेजर लाइट की। लेजर लाइट की एप्लीकेशन जब आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपके पास वर्किंग ऑफ लेजर, स्टूडेंट्स को ये बात बता देना चाहता हूं कि लेजर की वर्किंग आपके पास कुछ इस तरह से है कि नंबर वन, इसमें जो फर्स्ट प्रोसेस जो कराया जाता है उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन या इंड्यूस एब्जॉर्प्शन। इंड्यूस एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि अगर कोई एटम अपने ग्राउंड स्टेट में है और उसको एनर्जी देकर हम उसको जंप कराकर उसको एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं, तो याद रखना कि एनर्जी देकर आप अगर किसी एटम को अपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी E1 से E2 में लेकर जाते हैं तो इस अमल को इंड्यूस एब्जॉर्प्शन कहलाता है। दूसरा जो अमल होता है जिसे हम नाम देते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन या रैंडम इमिशन, ये यूं कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जब अपने सेकंड E2 स्टेट में जब चला जाता है तो उसको वापस अपने ग्राउंड स्टेट को फिल करना होता है। तो
आपको पता है कि वो अपने जिस स्टेट में मौजूद होता है उसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, और वहां पर ये एटम तकरीबन 10 पावर माइनस 8 सेकेंड तक स्टे करता है और वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। उस दौरान इस एटम ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है वो वापस रिलीज कर देता है उसी फॉर्म में जिसे हम कह सकते हैं कि आपने बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में थ्योरी में पढ़ा था कि जैसे इलेक्ट्रॉन अपने हायर स्टेट को लोअर स्टेट में आता है तो एनर्जी उसमें से निकालता है, जिसमें E2 माइनस E1 इक्वल टू किसके बराबर है, HF के। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं ये जो प्रोसेस होता है ये नॉर्मली आपके पास बल्ब या नॉर्मली इनकेंडेंस लाइट या टॉर्च लाइट या नॉर्मली जितने भी बल्ब है उसके अंदर ये प्रोसेस इन्वॉल्व है। अगर आप बात करना चाहते हो आपके पास इस इंड्यूस्ड इमिशन या फिर आपके पास लेजर के अंदर जो लफ्ज है स्टिमुलेटेड इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन या इंड्यूस्ड इमिशन, ये इमिशन का जो प्रोसेस है इसमें हमें क्या करना होता है कि जब कोई एटम अपने एक्साइटेड स्टेट में मौजूद होता है, जब कोई एटम अपने एक्साइटेड स्टेट में मौजूद होता है, अगर उसे किसी तरीके से वापस उसे ग्राउंड स्टेट में लाना चाहते हैं तो आप जब एक फोटोन उसकी ग्राउंड स्टेट से मूव कराएं जिसे हम नाम देते हैं ट्रिगर फोटोन, ये आपके पास फोटोन जो आपने भेजा यहां से, ये फोटोन क्या करता है कि जो एटम एक्साइटेड स्टेट पे उसको डी एक्साइट करवाता है और उससे भी आपके पास एक दूसरा फोटोन रिलीज होता है ड्यू टू डी एक्साइटेशन। तो याद रखना इस प्रोसेस को स्टिमुलेटेड इमिशन कहते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि एटम को हम डी एक्साइट करवाते हैं फ्रॉम E2 स्टेट से E1 स्टेट। पर यहां पर एक प्रॉब्लम यह है कि E2 स्टेट का टाइम ऑलरेडी बहुत स्मॉल है, टाइम ऑलरेडी बहुत स्मॉल है, तो इतनी देर में जितनी देर में हम ये फोटोन भेजेंगे तो ये डाउन खुद ब खुद आ जाएगा। तो इसको हमें इस स्टेट में रोकना है तो हमें एक ऐसी स्टेट ढूंढनी होगी जिसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट कहा जाता है कि ये इंटरमीडिएट स्टेट है या लॉन्ग लिव स्टेट है। आपके पास ये अगर देखा जाए लॉन्ग लिव स्टेट जिसका टाइम ड्यूरेशन अगर देखा जाए तो उस एक्साइटेड स्टेट से ज्यादा होता है। मेटास्टेबल का टाइम ड्यूरेशन 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड होता है। तो नोट करने वाली बात है कि जो टाइम फॉर मेटास्टेबल स्टेट इज ग्रेटर देन टाइम फॉर एक्साइटेड स्टेट, और अगर मेटास्टेबल स्टेट और रेशो एक्साइटेड स्टेट अगर इसका रेशो लिया जाए तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, ड्यूरेशन, ये आपके पास इन दोनों स्टेट का एक्साइटेड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट इन दोनों का रेशियो लिया जाए तो आप 10 पावर माइनस 3 10 पावर माइनस 3 को डिवाइड कर दो 10 पावर माइनस 8 से, तो क्या आ जाएगा अगर देखा जाए तो ये जगह 10 पावर 5 रेशियो 10 ओनली 1। इसका मतलब है एक मेटास्टेबल स्टेट तकरीबन 10 पावर 5 टाइम ग्रेटर देन 10 पावर माइनस 8 से। ये आपके पास मेटा स्टेबल स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, जो आपको पता होना चाहिए कि इसका ड्यूरेशन कितना ज्यादा होता है। ये वैल्यूज जो आपको मालूम होनी चाहिए कि एक्साइटेड स्टेट और मेटा स्टेबल स्टेट ये आपके पास। अब मेटा स्टेबल स्टेट जो हासिल की जाएगी वो किस तरह से, उसको इस तरह से बताया जाएगा कि आपके पास यहां पर ये 3 स्टेट हमने बनाई है, 3 स्टेट आपके पास है। आपके पास अगर देखा जाए तो ये स्टेट E1 जो ग्राउंड स्टेट है, ये E2 ये मेटास्टेबल स्टेट है, E3 इसका ड्यूरेशन 10 पावर माइनस 8 सेकेंड है, इसका ड्यूरेशन 10 पावर माइनस 3 सेकेंड है। जो एटम्स आपके पास ग्राउंड स्टेट में है, जो एटम आपके पास ग्राउंड स्टेट में है, इसको अगर हम शिफ्ट कर दें इनकी हायर स्टेट के अंदर तो उस अमल को नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। स्टूडेंट्स ये चीज समझा देना चाहता हूं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें तमाम जो पॉपुलेशन है वो अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़कर कौन सी स्टेट में मिले, अपनी हायर स्टेट्स के अंदर। ये पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो भी आपके पास आता है वो आपके पास
अपनी एक्साइटेड स्टेट के मतलब ग्राउंड स्टेट की बजाय वही पॉपुलेशन अपनी एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है, तो इससे हम नाम देते हैं पॉपुलेशन। मीन्स के N2 पे तादाद ज्यादा होनी चाहिए N1 के मुकाबले में, इसे हम नाम देते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। फिर क्या होता है कि जब हम इससे अगेन इन दोनों स्टेट्स के दरमियान अगर हम कोई भी ट्रिगर फोटोन भेजते, ये ट्रिगर फोटोन भेजते हैं, तो जो जो एटम E2 स्टेट पे थे वो सारे के सारे ग्राउंड स्टेट पे जब आते हैं, तो उस दौरान इन तमाम एटम से बेसिकली फोटोन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। जहां पर अब 2 फोटोन पैदा होंगे वो अब उससे ज्यादा फोटोन बनेंगे। इस अमल को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड। तो लेजर लाइट के अंदर स्टिमुलेटेड इमिशन कराना इसलिए लाजमी होता है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फोटोन मिल सके, और जब फोटोन ज्यादा मिलेंगे तो आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो लार्ज नंबर ऑफ फोटोन हासिल किए जा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सच स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन कराने के लिए मुझे कौन सी स्टेट चाहिए, मेटा स्टेबल स्टेट चाहिए, क्योंकि ये 2 स्टेट्स पे स्टिमुलेटेड इमिशन कराना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम कौन सी स्टेट क्रिएट करते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट क्रिएट करते हैं। मेटा स्टेबल स्टेट में आपके पास इलेक्ट्रॉन स्टे करता है फॉर द लॉन्ग टाइम, जिसकी वजह से हम आसानी से एक ट्रिगर फोटोन भेजकर तमाम एटम को डीएक्साइट कराते हैं, और उसके बाद आपके पास क्या है, काफी सारे लेजर लाइट के फोटोन हमारे पास पैदा होते हैं। यही प्रोसेस आपके पास लेजर लाइट के अंदर इस्तेमाल होता है। बाकी ये प्रोसेस आपके पास नॉर्मल जो लाइट है उसमें ये इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि स्टिमुलेटेड इमिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लेजर लाइट आपके पास प्रोड्यूस होती है। अब आप लोगों ने लेजर लाइट के बारे में ये स्टडी कर लिया कि लेजर लाइट जो है वो लार्ज नंबर ऑफ फोटोन, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। अब जिस चीज को मैं समझाना चाहता हूं कि लेजर लाइट में स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन हो गया, अब जो प्रोसेस है वो एम्पलीफिकेशन समझाना है। स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इससे जो होना प्रोसेस वो मैंने आपको सिखा दिया। अब एम्पलीफिकेशन कैसे होगी, तो इसके लिए मुझे आपको समझाना होगा टाइप्स ऑफ लेजर के बारे में। टाइप्स ऑफ लेजर की अगर बात की जाए तो आपके पास लेजर के टाइप्स में एक सॉलिड स्टेट लेजर होती है, सॉलिड स्टेट लेजर जिसका नाम रूबी लेजर रखा जाता है, और दूसरी आपके पास गैसियस स्टेट लेजर जिसका नाम रखा जाता है हीलियम नियॉन लेजर। हमें जिस लेजर को पढ़ना है वो है सॉलिड स्टेट लेजर। सॉलिड स्टेट लेजर में क्या होता है, सॉलिड स्टेट लेजर आपके पास जो लेजर होती है इसकी जो कंपोजिशन है उसमें जो क्रिस्टल यूज होता है Al2 एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड और कुछ हम क्रोमियम आयन, ये जो लेजिंग मटेरियल, ये आपके पास है लेजिंग मटेरियल क्रोमियम आयन। इसका मतलब है कि आप एक एल्युमिनियम क्रिस्टल यूज करते हो, ये ग्लास एक सिलिंड्रिकल ग्लास होता है, एक क्रिस्टल होता है, इसके दोनों साइड्स पे हम मिरर यूज करते हैं। एक फुली रिफ्लेक्टेड मिरर होता है और एक आपके पास पार्शली रिफ्लेक्टेड मिरर होता है। इसका मकसद है कि फुली रिफ्लेक्टेड है और ये पार्शली रिफ्लेक्टेड है। इसके अंदर क्रोमियम के जो आयन है अब उनको एनर्जी एब्जॉर्ब करानी है, इन्हें एक्साइट करना है। तो फिर हमें क्या करना होता है, इसके अराउंड एक हेलिकल ट्यूब हमें यहां पर वाउंड करनी पड़ती है। ये हेलिकल ट्यूब बेसिकली इसमें से एक लाइट को पास कराया जाता है जिसे कहते हैं जीनोन फ्लैश। जब जीनोन लाइट या जीनोन फ्लैश इसमें से जाता है तो ये क्रोमियम के आयन को एक्साइट करता है, और क्रोमियम के आयन में से जो फोटॉन्स निकलते हैं ड्यू टू इमिशन ऑफ लाइट, ये फोटॉन जाके टकराते हैं इस मिरर से, देन बाउंस होते हैं, मिरर से टकराकर देन बाउंस होते हैं, फिर जाकर वापस अगेन मल्टीपल क्रोमियम के आयन से टकराते हैं। उसकी वजह से ये नंबर ऑफ फोटॉन जितने एटम से टकराते रहेंगे उतने फोटॉन यहां से रिलीज होते रहेंगे, जितने फोटॉन टकराते रहेंगे उतने
एटम में से फोटोन रिलीज होते रहेंगे। यही फोटोन जब एक टाइम में बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो जो आपके पास हिस्सा पार्शियली रिफ्लेक्टेड है, वहां से एक लेजर लाइट यहां से बाहर निकलेगी, क्योंकि जब इनकी तादाद हद से ज्यादा हो जाती है, ये फोटोन पहले इस मिरर से टकराते हैं, फिर इस मिरर से टकराते हैं, फिर इस मिरर से टकराते हैं, अंदर जितनी दफा टकरा कर वापस आएंगे तो ये कौन सा प्रोसेस करेंगे, स्टिमुलेटेड इमिशन। उसके बाद यहां से एक लेजर लाइट की फॉर्म में एक लाइट बाहर निकलेगी जो आपके पास यहां प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारे पास, तो अब यहां पर आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एम्प्लीफिकेशन जो लफ्ज आपके सामने यहां रखा जा रहा है, एम्प्लीफिकेशन, वो बेसिकली इस वर्ड को हम इस तरह से कह सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोटोन। मल्टीप्लीकेशन फोटोन, ये आपके पास यूं कंसीडर करें कि आपके पास फोटोन, 3 फोटोन टकराकर वापस आएंगे, फिर से ये प्रोसेस करेंगे, फिर फोटोन वापस टकरा के आएंगे, फिर से प्रोसेस करेंगे। इसी तरह से जितनी दफा ये प्रोसेस होता रहेगा, फोटोन निकलते रहेंगे और इस तरह से इंटेंस लाइट ऑफ बीम यहां से प्रोड्यूस होगी, जिसे लेजर लाइट। तो ये बात बता दो कि वर्ड मल्टीप्लीकेशन अगर आपके सेंस में आ जाए तो यूं समझना कि मल्टीप्लीकेशन बेसिकली आपके पास क्या है, एज अ एम्प्लीफिकेशन क्या है, एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोटॉन्स। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास चैप्टर यहाँ खत्म होता है। लेजर की प्रॉपर्टीज, लेजर के यूजेस, लेजर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम चैप्टर को यहाँ पर एंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।